नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय केवल भवन नहीं बल्कि राज्य की शासन व्यवस्था की आत्मा और जन विश्वास का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण में सचिवालय परिवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया। देहरादून में 24वीं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद बोर्ड बैठक में साल 2026-27 के लिए 514 करोड़ रुपए का बजट वितरित किया गया है। बैठक में पर्यटन विकास, कौशल विकास, साहसिक पर्यटन, निवेश प्रोत्साहन और मानव संसाधन से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि विभाग में रिक्त पदों को आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से भरा जाएगा। त्रियोगी नारायण कैची धाम और कार्तिकेय स्वामी मंदिर के लिए समेकित डेस्टिनेशन प्लान भी चर्चा इसकी हुई है। स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए होम स्टे, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों हेतु वर्ष 2026-27 के लिए 514 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। आज जो हमारी 24वीं बोर्ड बैठक हुई है, पर्यटन विकास, मानव संसाधन शुद्धिकरण, साहसिक पर्यटन, कौशल विकास, निवेश प्रोत्साहन तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार एवं अनुमोदन किया गया। बैठक में पूर्व बोर्ड निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए कार्मिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने तथा आवश्यकता अनुसार संविदा एवं आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से कार्य संचालन सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई है। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलने का रास्ता जल्द साफ होता नजर आ रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अगस्त तक भर्ती संबंधी विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया में अब किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में खेल विश्वविद्यालय में नियुक्तियों, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में नए सत्र की शुरुआत, राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों और नई खेल नीति की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज सफलता ये मिली कि हमारे को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के लिए जो है वो चीफ कोच की अनुमति जो है वो हमें मिल गई है। निश्चित रूप से उनकी अनुमति मिल जाने के कारण हम बहुत जल्द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स करके हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए मैंने विभाग को निर्देश भी दिया है कि आगामी आने वाले इस बरसात के उपरांत जो है हम इस पर तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए इसकी शुरुआत हम लोग करें। यानी कि संभावना इसकी दिख रही है जो अगस्त या जुलाई एंड तक में हम इसकी शुरुआत करेंगे। देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद कुमारी शैलजा प्रदेश में बहुत कम नजर आई और अब चुनाव नजदीक आते ही उनकी सक्रियता बढ़ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय ही पार्टी नेता जनता के बीच दिखाई देते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं अगली सरकार आने में, लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ उसके बाद से अब आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने या 6 महीने से कुमारी शैलजा जी आपको यहाँ दिख रही हैं लगातार। लेकिन क्या उससे पहले जो 4 साल बीते, जो 22 में हमारे चुनाव हुए, शुरू में हो गए थे, आप समझिए कि पूरा 22 है, 23 है, 24 है और 25 का भी कई महीनों क्यों आपने उसमें देखा कि कुमारी शैलजा जी का प्रवास यहाँ हुआ?
वो सिर्फ जिस प्रकार से हम कहते हैं कि बरसात में मेंढक निकलते हैं, उसी प्रकार कांग्रेसी जब चुनाव आता है तो आपको देखने को मिलते हैं। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रही 23 वर्षीय छात्रा रिया कुमारी की मौत का मामला सामने आया है, जिससे राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। रिया कांग्रेस नेता राजेश मल्ल की बेटी थी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घटना के बाद कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं और परीक्षा व्यवस्था को लेकर आलोचना की है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। कारगिल युद्ध जिस एक बहादुर सैनिक ने लड़ा, उसकी बेटी अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई हार गई। नीट की परीक्षा उसने दी थी, जो अभी लीक हुआ, जिस पेपर लीक से पूरे देश के अंदर वो मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना देखा और डॉक्टर बनने का सपना देखते हुए उन्होंने नीट परीक्षा दी और उसके बाद उन्हें पता लगा कि पेपर ही लीक हो गया। पेपर लीक के बाद जो एक बहुत बड़ा प्रेशर दोबारा से री एग्ज़ाम के लिए बच्चों पे पड़ता है, वो प्रेशर वो झेल नहीं पाई और उसने जिस प्रकार से आत्महत्या करी, इसी प्रकार से देश में अलग अलग प्रांतों में दर्जनों बच्चों ने। देखिए, एक दुर्भाग्यजनक समाचार कल इसमें आया है कि एक बालिका ने इसमें अपनी जान दी है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है और क्योंकि होनहार वो बालिका थी, लेकिन जहाँ तक इसमें कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस राजनीति कर रही है और हर इन संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस की राजनीति करने की आदत पड़ी हुई है। चमोली जिले की थराली विधानसभा में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक वितरित किए गए। थराली ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामोत्थान परियोजना यानी REAP और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत लोगों को आर्थिक सहायता दी गई। इस दौरान विधायक भोपाल राम टमटा भी मौजूद रहे। साल 2025 की आपदा से प्रभावित 80 परिवारों को 55 लाख रुपए से ज्यादा की मदद दी गई, जबकि 9 लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से लगभग 4 लाख रुपए मिले। विधायक ने कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और पुनर्वास कार्य जारी है। बाईस अगस्त 2025 को जो भारी आपदा थराली, चेपड़ों, नंदानगर, मोक, कुंती लगा फाली में जो आई थी, उसके तहत रीप द्वारा आज 80 लोगों को, 80 जो आज लाभार्थी थे, उनको उनके अलग अलग नुकसान के मूल्यांकन को देखते हुए किस प्रकार से वो अपने को आगे रोज़गार में अपने को इस्टेब्लिश करें, उसके लिए आज 80 लाभार्थियों को 52 लाख और 95,000 की धनराशि वितरित की गई है 80 लोगों को। उत्तराखंड में इस साल 575 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे करीब 482 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वनाग्नि को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। विपक्ष जहां सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं भाजपा का कहना है कि स्थिति पहले से बेहतर है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि समय समय पर हुई बारिश और वन विभाग की सक्रियता से आग की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने बताया कि सरकार और विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं और हर घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। वनाग्नि की घटनाएं पहले से बहुत कम हुई हैं और जलवायु परिवर्तन के साथ उत्तराखंड में इस बार ये एक अच्छी खबर रही कि बारिश का समय समय पर आते जाना, समय से पहले आना और वन कर्मियों का और शासन प्रशासन का अपनी तैयारियों को समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। तो इस बार वनाग्नि में नुकसान ना के बराबर है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी तैयारियों को पहले से ही जारी रखा जाएगा और इस तरह से इस पर काबू पाने की दृष्टि से पूर्व में ही उसके
तैयारियां कर ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख लगातार मजबूत हुई है और दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा है। सरकारें पहले भी काम करती थी और देश में पहले के प्रधानमंत्रियों की भी अपनी एक छवि थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ प्रत्येक भारतीय के सर का मुकुट भी हैं और अभिमान भी हैं। जनता खुद कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे अभिमान हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पटल पर भारत के नेतृत्व की जो छवि निकल कर आई है, भारत का स्वाभिमान जिस तरह से बढ़ा है और भारतीयों का सम्मान विश्व में बढ़ा है, तो उसके दृष्टिगत ये सभी देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दून पुलिस ने उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को कथित तौर पर फंसाने और जबरन वसूली से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। अदालत में पेशी के बाद उन्हें जिला कारागार जेल भेज दिया गया। इस मामले पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए गलत नैरेटिव फैला रही है, जबकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद सच्चाई सामने आ रही है। देखिए, जितने भी साजिशकर्ता हैं वो पहले ही बेनकाब हो गए थे। सवाल उनकी बेनकाब होने का और गिरफ्तारियों से अलग हटकर एक ये भी है कि उन लोगों की इस साजिश की वजह से प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक रूप से जो कांग्रेस ने गलत नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास किया, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने की साजिश में सभी लोग शामिल थे। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और कई राज्यों में बीजेपी शासित सरकारों द्वारा एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुजाता पॉल ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कई स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में संविधान और संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी हो रही है। कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को जनता के सामने उठा रही है और न्याय की मांग कर रही है। ये बिल्कुल सच बात है कि आप धर्म देखकर अब लोगों को टारगेट कर रहे हैं और खास करके चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री पूरे देश में हैं वो यही काम कर रहे हैं। और आप विशेष समुदाय क्यों कह रहे हैं? मैं तो मुसलमान कहना चाहती हूँ कि मुसलमानों को देखकर उन्हें टारगेट किया जाता है, वरना आप बताइए कि ये एफआईआर बाद में इन्हें क्यों करनी पड़ी 100-150 लोगों के ऊपर? क्योंकि इनके ऊपर अब दबाव पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में वो बुलडोजर चलाए। ये बैकफुट पे है। मगर दूसरी बात, देहरादून में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सामने आई घटनाओं को लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बलजीत सिंह सोनी ने सभी से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है और किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बलजीत सिंह सोनी ने कहा कि छोटी छोटी बातों को आपसी समझदारी से सुलझाना चाहिए ताकि प्रदेश की छवि और सामाजिक सौहार्द बना रहे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की अफवाहों से बचें
और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रिय राज्य है। जिस मार्ग से होकर श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा चलती है, उसी मार्ग पर श्री बद्रीनाथ धाम जी और श्री केदारनाथ धाम जी की भी यात्रा चलती है। उत्तराखंड का कानून, पूरे देश का कानून, किसी भी समुदाय को ये अधिकार नहीं देता कि वह इस कानून को अपने हाथ में ले। हम सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया अपना सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको नजरअंदाज भी किया जा सकता है। मसूरी धनौल्टी मार्ग पर एक होमस्टे में नवविवाहिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर राधा गायत्री की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम में शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। जानकारी के अनुसार वो अपने पति के साथ होमस्टे में रुकी हुई थी और दोनों ने रात में शराब पी थी। सुबह महिला बेहोश मिली, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने मामले की जांच की मांग की है, जिसके बाद पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मौत का कारण बिसरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। दिनांक 15/6/2026 को थाना मसूरी में एक सूचना आती है कि एक महिला टिपरी धार में कियाना होमस्टे में बेसुध पड़ी हुई है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर वो दंपत्ति थे जो कि जिनकी कि 7 महीने पहले शादी हुई थी और वो मसूरी में होमस्टे में रुके हुए थे। जब मौके पर पुलिस गई तो देखा तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेसुध पड़ी थी। उसके बाद 108 के जो कर्मचारी थे, उन्होंने, जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके तुरंत बाद पुलिस ने पूरे जो वहाँ पर सीन है उसको सिक्योर किया। सारा फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को लेकर लालकुआं तहसील सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप जिलाधिकारी मोनिका आर्य ने सुपरवाइजरों, सेक्टर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में फॉर्म वितरण, दस्तावेज सत्यापन और डिजिटलाइजेशन कार्य को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। SDM ने बताया कि सभी जानकारों को डिजिटल रूप से अपडेट करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है और अभियान को समय सीमा में पूरा करने के प्रयास जारी हैं। हमारा SIR का कार्यक्रम है, 1 माह का पूरा कार्यक्रम है ये हाउस टू हाउस विजिट का। ये प्रारंभ हुआ है 8 जून से और इसमें BLO द्वारा 7 जून तक घर घर जाकर के गणना प्रपत्र इनोवेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अब हमारा लगभग लालकुआं विधानसभा का डिस्ट्रीब्यूशन तो समाप्ति की तरफ है। अब हम जो है इसमें फॉर्म को मतदाता के द्वारा भर करके डिजिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। तो आज जो हमारी मीटिंग थी इसमें हमने सुपरवाइजर्स को बुलाया हुआ था। इसके अतिरिक्त हमारे सेक्टर जो हमने ऑफिसर्स लगाए हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया था और हमारे राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, चूँकि हमारे BLA 1 उत्तराखंड में वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। निर्वाचन विभाग इस अभियान पर लगातार नजर रख रहा है। अधिकारी घर घर जाकर लोगों को फॉर्म दे रहे हैं और दी गई जानकारी की जांच भी कर रहे हैं। अपर प्रमुख मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सभी फॉर्म को कंप्यूटर में दर्ज कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे वोटर लिस्ट सही और अपडेट रहेगी। इस अभियान में नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और जो लोग नहीं रहे या कहीं और चले गए हैं उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है और इस अभियान में हम लोगों ने 8 जून से लेकर 7 जुलाई का जो समय दिया था, जिसमें घर घर जाकर सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना था। उस कार्यक्रम का जो प्रगति है उसका विवरण उपलब्ध कराने के लिए आज का हमने प्रेस वार्ता रखा है। अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है, 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे
देहरादून के व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र पलटन बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। ये करीबन 10 बजे इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई कि पलटन बाज़ार में 2 दुकानें हैं जिनमें आग लग गई है। वहाँ जाके हम जब मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि गांधी सन्स और ननकानी गारमेंट्स जो 2 दुकानें हैं इनमें आग लगी हुई थी, जो कि दोनों ही सुन्नीमल मार्केट में हैं। और आग को रोकने के लिए फायर की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पे मौजूद थी। लगातार फायर सर्विसेज वालों ने इसमें पानी बरसा के फायर को रोका और आग को उत्तराखंड में मानसून के आगमन से पहले लोक निर्माण विभाग ने सड़कों को सुचारू रखने की तैयारी तेज कर दी है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि भूस्खलन संभावित संवेदनशील क्षेत्रों में 15 जून से मशीनरी और मैन पावर तैनात कर दी गई है। हर क्षेत्र में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सड़कों की स्थिति की निगरानी लगातार की जा रही है और अपडेट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे ताकि लोगों को समय पर जानकारी मिल सके। मानसून आने वाला है बिल्कुल, और हम लोग का 15 तारीख से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना। तो हमारी सारी मशीनें, सारे जो मैन पावर है उसका डिप्लॉयमेंट फाइनल कराया जा चुका है। हर जगह जितने भी हमारे जो क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन होते हैं जहाँ पर सड़कें बंद होती हैं फ्रीक्वेंटली, वो किसी न किसी उसका किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसका इंचार्ज बनाया जाता है और मशीनें वहाँ पर डिप्लॉय की जाती हैं, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर इमीडिएटली हम लोग मलबा हटा के या सिक्योर करके जगह। मानसून से पहले रिस्पन्ना नदी को साफ और फिर से जीवित करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर अभियान शुरू किया। नदी से कूड़ा, कचरा और सिल्ट हटाई जा रही है ताकि बारिश में जलभराव की समस्या ना हो। इसके लिए 12 जेसीबी और 15 डंपर लगाए गए हैं। ये काम करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में चल रहा है। हरेला पर्व पर नदी किनारे पौधारोपण भी किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि रिस्पन्ना नदी को उसके पुराने और साफ रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बरसात आने वाली है मानसून के आने से पहले, और जो अपनी नदियां हैं इसमें जितने भी कूड़ा करकट है, यहाँ पे जितने भी सिल्ट है, इसको निकालने का काम अपना नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है ताकि जो जल है वो निर्बाध रूप से बह सके, जलभराव की स्थिति ना हो, लोगों के घरों में पानी न जाए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। संबंध में मैं अभी नगर निगम का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आज 12 जेसीबीज और लगभग 10-15 डंपर्स हमारे काम कर रहे हैं। तो मेरी और जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके साथ में एक डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने प्लान किया था कि कंबाइंड एफर्ट कन्वर्जेंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा। और इसमें जो नमामि गंगे की हमारी जो जिला गंगा स्वच्छता समिति होती है उसमें भी इन सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि कौन से एरिया में गार्बेज की डंपिंग हो रही है या उन्हें कैसे ट्रीट किया जाना है, या कई सारे जो हमारे बिना ट्रीट किए हुए नाले इसमें जो गिरेंगे या ड्रेन्स आ रहे हैं उन्हें भी कैसे ट्रीट किया जाना है। और रिस्पन्ना को ऋषिपर्णा के रूप में परिवर्तित करने के लिए कई अभियान चले। अभी काफ़ी गंदगी है, हम लोग मानसून से पहले इसकी सफाई का बृहद अभियान चला रहे हैं। ये पूरे 15 किलोमीटर में चलेगा। और इसके अलावा हम बारिश में जो हरेला पर्व होता है इसमें इसके बृहद प्लांटेशन का किस तरह के पौधे जो है हम लोग लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। अभी डीएम साहब से बात हुई, माइनिंग फंड से कुछ ऐसे जो हमारे वनरेबल पॉइंट है जहाँ से लोग कूड़ा डालते हैं वहाँ पे जालियाँ लगाने का, और इसको हम लोग गंगा संरक्षण समिति में लेके कोशिश करेंगे कि रिस्पन्ना को ऋषिपर्णा के रूप में जो परिवर्तन है उसको हम लोग पूरा करें, प्रयास करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।